हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू में बात कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः लौटाए हैं। तो जैसे अपने पंजाब हाई कोर्ट की जो चौकीदार की वैकेंसी है उसी से संबंधित अपने क्लासेस शुरू थी, उसी के कड़ी के अंदर अपने स्टैटिक जीके के साथ साथ में पूरा जीके निकालने की कोशिश करें। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ जब तक अपनी क्लासेस चलेगी पूरा का पूरा आपको जो भी हाई कोर्ट का पूरा जीके होगा वो पूरा का पूरा इसी एमसीक्यू के साथ में और बहुत ज़्यादा अलग फैक्टों के साथ में पूरा निकाल दिया जाएगा। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। और अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अपने इसी के साथ में पढ़ते हैं, इसी अंदाज के साथ में। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है? भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है, ये पूछ रहा अपने से भी। भारत की पहली जो यूरेनियम खान पड़ती है वो कहाँ पे है? तो भारत की जो सबसे पहली यूरेनियम खान है भारत की सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम होता है जो कि किसके लिए काम आता है? परमाणु उद्योगों के लिए काम आता है। यूरेनियम, थोरियम जैसे। भारत की सबसे पहली जो यूरेनियम खान मिलती है, भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम वहीं से निकलता है और वो खान है जादूगोड़ा खान। जादूगोड़ा खान पड़ती है कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूम जिले में। झारखंड का जो सिंहभूम जिला पड़ता है वहाँ पे भारत की सबसे पहली यूरेनियम खान है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम भी कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा झारखंड से। भारत में सर्वाधिक क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है जादूगोड़ा झारखंड से। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जादूगोड़ा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट खान है, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड जादूगोड़ा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन क्यों। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा, ये तो देखो पूरा एमसीक्यू चलता है, पूरा थ्योरी के साथ में पूरा मैटर पढ़ना चाहते हो, पूरा जैसे पूरा टॉपिक के साथ में भूगोल के पूरे उद्योगों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, मौलिक अधिकार का पूरा सारी शुरू से पढ़ना चाहते हो तो पूरा थ्योरी में किस प्रकार हमारा रिकॉर्ड कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो, पूरा हाईकोर्ट चौकीदार से जो रिकॉर्ड कोर्स है कहाँ पे आपको मिलेगा, वो आप 2 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अभी बता दूंगा। आगे चलते हैं। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? यानी कि भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होती है? कॉफी भारत में सर्वाधिक कहाँ पे होती है? कॉफी उत्पादक राज्य। कॉफी में कैसिन पाया जाता है जिससे अपने को नशा होता है, कैसिन। कॉफी उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा कैसे? कॉफी कैसे? कर्नाटक। कैसे? कॉफी कैसे? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी कर्नाटक। कैसे पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी होती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। और जो कर्नाटक का पठार पड़ता है, कर्नाटक का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? कॉफी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और विश्व में बता देता हूँ, विश्व में कॉफी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्राजील देश की। ब्राजील देश की कॉफी विश्व में प्रसिद्ध है। ब्राजील देश की कॉफी विश्व में प्रसिद्ध है। तो ब्राजील देश की कॉफी विश्व में प्रसिद्ध है। और भारत में कहाँ? कर्नाटक की कॉफी प्रसिद्ध है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी होती है। आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? ये मान के चलना क्या भारत का दक्षिणी इलाका पड़ता है? भारत का दक्षिणी इलाका पड़ता है। तो इस साइड में अरब सागर लगता है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी लगती है, एक साइड में अरब सागर लगता है, एक साइड में क्या बंगाल की खाड़ी लगती है। तो पूछ रहा अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को।
विशाखापट्टनम बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोच्चि बंदरगाह पड़ता है वो केरल में पड़ता है। कोच्चि बंदरगाह यहाँ केरल में, कोच्चि बंदरगाह। अगर मैं बात करता हूँ विशाखापट्टनम बंदरगाह तो इस साइड में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह भी कहा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और जो अरब सागर की राजधानी कहा जाता है वो बंदरगाह पड़ता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी भी कहा जाता है। इसके बारे में ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस प्रश्न को अपने को ऐसे देखना पड़ेगा। चलो मैं अब खुद बता देता हूं इसको। ऑप्शन देखो आप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र है? पूछ रहा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की अलग अलग प्रजातियां, जीवों में भिन्नता, यानी कि जहां पे जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हो, बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हो जीवों की अलग अलग प्रजातियां, उसे जैव विविधता कहा जाता है, जीवों में भिन्नता कहा जाता है। और जहां पे सर्वाधिक होती है उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में अगर देखा जाए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे मिलती है? तो 4 ऑप्शन अपने पास में। पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, 4 ऑप्शन है। तो मैं बता देता हूं भारत में सर्वाधिक जो देखने को मिलती है, एक तो पूर्वी हिमालय में, यानी कि हिमालय इस प्रकार है, तो इस हिमालय के अंदर देखने को मिलती है जहां पे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। मासिन राम में, मेघालय में पड़ता है, खांसी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है, वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं पूर्वी हिमालय के अंदर। और जो दक्षिण का भारत पड़ता है, दक्षिण का भारत पड़ता है, जो पश्चिमी घाट पड़ता है, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पड़ता है और पूर्वी हिमालय पड़ता है, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी हिमालय पड़ता है और एक कौन सा? पूर्वी घाट पर, सॉरी पश्चिमी घाट पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ 2 व 3, 2 व 3 के अंदर सर्वाधिक अपने को क्या देखने को मिलता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग जीवों की प्रजातियां अपने को यहाँ से देखने को मिलती है। एक तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 तो 1 होगा और दूसरा 2 होगा और तीसरा 3 होगा। अगला प्रश्न, लूणी नदी कहाँ खत्म होती है? लूणी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी कही जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदी कही जाती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी को राजस्थान की प्रमुख नदी कही जाती है। पूछ रहा है कहाँ पे खत्म होती है? साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में, अरब सागर में, या फिर माउंट आबू में। लूणी नदी राजस्थान के मध्य में एक जिला पड़ता है अजमेर, अजमेर से निकलती है और इस साइड में बहती हुई, इस साइड में बहती हुई, तो अपने कह सकते हैं जो कच्छ का रण पड़ता है, कच्छ का रण। अब आप बोलोगे सर कच्छ का रण क्या होता है? ये गुजरात का इस साइड में ऐसा क्षेत्र पड़ता है, गुजरात का यहाँ पे एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है कच्छ। इस जिले के पास में जो यहाँ पे जो सागर लगता है उसे कच्छ का रण कहा जाता है, कच्छ का रण। और लूणी नदी इसी कच्छ के रण में आकर गिरती है। और जो नीचे यहाँ पे जो बनती है खाड़ी उसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है, खंबात की खाड़ी। ऊपर कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, नीचे खंबात की खाड़ी। लूणी नदी कहाँ पे आके गिरती है? तो ये कच्छ के रण में आकर गिरती है। कहाँ पे? लूणी नदी कच्छ के रण में। लूणी नदी के बारे में बता देता हूँ। लूणी नदी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। लूणी नदी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? लूणी नदी का जब उद्गम होता है कहाँ से? अजमेर में होता है, अजमेर से इसका उद्गम होता है। अजमेर का एक जिला, राजस्थान का जिला पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है। लेकिन आपको पता होगा जब रेगिस्तान बना था, रेगिस्तान
33 महासागर का अवशेष माना जाता है, 33 महासागर का अवशेष माना जाता है, 33 महासागर। और महासागर का जल तो खारा होता है। जब ये रेगिस्तान से होकर गुजरती है तो इसमें खारेपन की मात्रा मिल जाती है, इसलिए उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। इसे लूणी नदी को मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है, लूणी को लवणवती भी कहा जाता है, लवणवती, लूणी को लूणवती भी कहा जाता है, लूणवती, लूणी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा, या फिर मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है, और मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है किसको, लूणी नदी को। आगे चलते हैं तो कच्छ के रण में, कच्छ का रण 5 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कच्छ का रण। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा, अलाप्जुआ, दौसा, माहे, तिरप। इन 4 जिलों में भारत का जो सबसे छोटा जिला पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा पड़ता है, जो कि किसका जिला है, लद्दाख का, और लद्दाख की राजधानी भी है। अच्छा, यह भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत के अगर मैं सबसे छोटे जिले की बात करता हूं तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है। माहे वैसे तो पुडुचेरी का जिला है, लेकिन लोकेशन इसकी केरल में पड़ती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो समझना 2 मिनट। दक्षिणी भारत हुआ, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, और ये केरल हुआ। जो भारत का यूटी पड़ता है पुडुचेरी, पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं। एक तो कराईकल, एक खुद पुडुचेरी, एक यनम, एक माहे। पुडुचेरी के टोटल 4 जिले पड़ते हैं, कराईकल, पुडुचेरी, यनम, माहे। जो इसका यनम जिला पड़ता है वो तो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यनम जिला तो कहां पे पड़ता है इसका, आंध्र प्रदेश में। यनम जिला तो कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं तमिलनाडु के अंदर जो इसका कराईकल जिला पड़ता है और पुडुचेरी जिला पड़ता है, कराईकल और दूसरा पुडुचेरी। जो कराईकल व पुडुचेरी पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। जो माहे जिला पड़ता है वो कहां पे पड़ता है, माहे केरल के अंदर। तो अपने कह सकते हैं पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूटी है, पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूटी है जो कि 3 तो राज्यों में फैला हुआ और 4 जिलों में फैला हुआ यूटी है। और इसी का एक जिला पड़ता है माहे, भारत का सबसे छोटा जिला कहा जाता है। कौन सा, माहे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में सबसे अंत में मिलती है, अलकनंदा, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। सुनना, गंगा निकलती है संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा में सबसे ये अलकनंदा है, अलकनंदा नदी निकलती है। गंगा तो आगे बढ़ाएंगे। अलकनंदा में जो सबसे पहले नदी आके मिलती है उसका नाम है नंदा नदी। फिर मिलती है पिंडार नदी, फिर मिलती है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा में सबसे पहले नंदा नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी। उसके बाद में एक नीचे से नदी आके मिलती है इसके अंदर, अभी भी इस नदी का नाम अलकनंदा भी है। नीचे से एक नदी आके मिलती है भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी भागीरथी व अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब मिल जाती है उसके पश्चात नदी को क्या कहा जाता है, उसके पश्चात नदी को गंगा नदी कहा जाता है। उसके पश्चात नदी को क्या कहा जाता है, गंगा नदी। तो अपने कह सकते हैं सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले अलकनंदा आई थी, सबसे पहले नंदा मिली, पिंडार मिली,
मंदाकिनी मिली। तो उसके ऊपर सबसे पहला कौन सा प्रयाग बना? देव प्रयाग बनता है। अच्छा, तो भागीरथी कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग में जाके मिलती है। तो उसके बाद में कौन सी नदी का निर्माण हुआ? गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे? तो सबसे लास्ट में, अंत में कौन सी नदी मिलती है इसके अंदर? भागीरथी आके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती है? सेम वही प्रश्न ले आए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में जब भी विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति चुनाव में जब भी विवाद हो जाता है तो जो अंतिम निर्णय होता है वो उच्चतम न्यायालय का होता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के अंदर ये साफ लिखा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो जो अंतिम न्यायालय, अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 71 में लिखा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन निपटेगा? उच्चतम न्यायालय निपटता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह का, 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का या फिर 3 सप्ताह का? अब कितना मिलता है बताओ? 1 सप्ताह का मिलेगा, 2 सप्ताह का मिलेगा, कितना मिलता होगा? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, क्योंकि राष्ट्रपति को पर्चे बांटने के लिए, राष्ट्रपति को अपनी जो भी मिठाइयाँ वगैरह है वो बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, जो भी प्रचार करने के लिए जो राष्ट्रपति को टाइम मिलता है वो कितना मिलता है? राष्ट्रपति को 2 सप्ताह का टाइम मिलता है, यानी कि सिर्फ 14 दिन का टाइम मिलता है। भी आपका जितना प्रचार हो सकता है वो कर लो, जितना थारे से प्रचार हो सकता है वो आप कर सकते हो, जितना प्रचार हो सकता है वो कर सकते हो। 2 सप्ताह का उसको टाइम मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार है तो कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सिर्फ 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष। अनुच्छेद 56 के अंदर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में साफ साफ लिखा गया, 56 में साफ साफ लिखा गया है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होगी? पदावधि साफ साफ लिखा गया है। तो राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से, राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से उसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति दे सकता है। और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की जो सूचना होता है सबसे पहले किसको भेजता है? लोकसभा अध्यक्ष को ये सबसे पहले सूचना देता है, भाई साहब जी राष्ट्रपति महोदय ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, नए राष्ट्रपति की तैयारी करो। ये इसका सिस्टम था। 5 वर्ष के लिए होता है। अगर त्यागपत्र देना चाहिए तो किसको? उपराष्ट्रपति को। और भारत का पद भी ऐसा है, राष्ट्रपति का पद, जिस पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो भी होता है, उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। और नए चुनाव राष्ट्रपति के 6 माह में करवाने होते हैं। नए चुनाव कब करवाने होते हैं? 6 माह में राष्ट्रपति के नए चुनाव करवाने ही होते हैं। इसके बात का आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
यानी कि उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये महाभियोग मैंने पूरा पॉलिटिकल के जहाँ पे रिकॉर्ड कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ा हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो। आप टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से पूरा कोर्स आपको डाउनलोड मिल जाएगा। और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे, टेक्निकल टीम से बात करना, अपना एड्रेस बताना, और पूरा हाई कोर्ट का चौकीदार का जो कोर्स है वो 899 के ऊपर मिल जाएगा। और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कितने में 799 के ऊपर स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे होम डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा, उसको पद से हटाया, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। संसद महाभियोग लगा के किसको हटा सकती है? राष्ट्रपति को हटा सकती है। तो संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। हटाया क्यों जाता है? अगर उसने संविधान का क्या किया? उल्लंघन किया हो। संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। अगर संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो, तो उसे राष्ट्रपति को अपने पद से संसद में लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अभी बताया था संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा किसी भी सदन में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन के अंदर संसद महाभियोग लगाकर उसको हटा सकती है। संसद द्वारा महाभियोग किसी भी सदन में लगाकर हटाया जा सकता है। किसी भी सदन के अंदर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया देखने को मिलती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में अपने को ये महाभियोग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। उसकी शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति शपथ लेता है, ये तो अनुच्छेद 60 के अंदर देखने को अपने को मिलती है। राष्ट्रपति पद महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर, उल्लंघन संविधान का उल्लंघन करने पर, अतिक्रमण या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख मिलता है अपने को, शपथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? वो अनुच्छेद 60 के अंदर मिलता है। शपथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 60 में मिलता है। और जो उसको शपथ दिलाने का काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का, जो भारत के उच्चतम न्यायालय पड़ता है, उच्चतम न्यायालय पड़ता है, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उस न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद के ऊपर नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा उम्र का होता है वरिष्ठ न्यायाधीश, उसके द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर, भारत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। कौन से अनुच्छेद में शपथ ग्रहण करता है? तो अपने को अभी मैंने बताया अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 के अंदर वह शपथ ग्रहण करता है और दिलाने का काम कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश करता है। दिलाने का काम कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, कौन मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो मैंने अभी आपको कहा सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि ये उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट है, इसमें एक जज होगा, सीजे होगा, एक जज होगा मुख्य न्यायाधीश, इसके नीचे बहुत सारे जज काम करेंगे, बहुत सारे न्यायाधीश होंगे। तो इनमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, इसमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा वो इसको शपथ दिलाने का काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ का उल्लेख मिलता है।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उपस्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति पद पे नहीं होता तो उपराष्ट्रपति पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से, अगर उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद को संभालता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, किसको, न्याय पत्र नहीं है, त्यागपत्र है, त्यागपत्र अपना त्यागपत्र, त्याग गलत लिख रखा है, त्यागपत्र संबोधित करता है किसको, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। सबसे पहले किसको सूचना देता है? लोकसभा अध्यक्ष को बोलता है भाई साहब जी ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, जो आपको करना वो कर सकते हो। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे। तो आज की आपकी क्लास पूरी थी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।